देखिए, यात्रा तो बहुत जैसे सभी एस्पिरेंट्स की रहती है, स्ट्रगल से पूर्ण रहती है। बट मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि वो जो मेहनत थी, वो जो टाइम डिवोट किया, जो हम टाइम टेबल के साथ स्ट्रिक्टनेस रखी, अपने साथ थोड़ी सी शक्ति रखी, तो आज उसका सिला मिला है। मुझे ऐसे लगा कि मैं शायद जॉब के साथ साथ ना अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। 2018 में मैंने जॉब छोड़ दी थी और 19 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बहुत ही सिंपल सा परिवार है, कुछ ऐसा हाई फाई कुछ भी नहीं है, और एक मिडिल क्लास, जो एक जनरल मिडिल क्लास हमारी फैमिलीज होती हैं, वैसे ही मैं भी उसी एक फैमिली से हूँ। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे रिजल्ट आया था, तो पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने बार बार चेक किया, रोल नंबर भी चेक किया। 10:30 बजे के आसपास ही अपने मॉम डैड को उठाया था और वो बहुत खुश हुए थे। HES की अगर बात करें, मेरा ये पहला अटैम्प्ट था। एक तो ये होती है जब आप बड़े होने लगते हैं, आफ्टर जब आप ग्रेजुएशन के बाद जब निकलते हैं ना बाहर, तो सोसाइटी में काफ़ी धारणा होती है कि आप खाली बैठे हैं। बस मैं यही एस्पिरेंट से ना ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सब चीज़ों को ना अपने पे हावी ना होने दें। तो यकीन मानिए कि जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे, वही लोग जो आपको कुछ कह रहे थे कि आप कुछ नहीं करते हैं, बोझ हैं परिवार पे, वट एवर द थिंग्स, वही लोग खुद आके ना सबको बताएंगे कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो UPSC की प्रिपरेशन है, एक अच्छा एक ऑलराउंडर इंसान भी बनाने में बहुत हेल्प करती है। और आज पेरेंट्स को ये भी मतलब अपने एम्बिशंस को अपने बच्चों पे नहीं डालना चाहिए। और एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो होल हार्टेडली करें। आपके 1 या 2 अटैम्प्ट ऐसे होने चाहिए कि आपने अपनी जान लगा दी है उसमें। हर एस्पिरेंट की ना एक बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रेटेजाइज कैसे कर रहा है अपनी प्रिपरेशन को। आप देखेंगे जो भी टॉपर्स होते हैं, उन सभी टॉपर्स की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, होल हार्टेडली करनी पड़ेगी। आपने अगर 7 घंटे रखे हैं, एक दिन में 7 घंटे मैंने पढ़ाई ही करनी है, तो अगर आप किन्हीं कारणवश 5.5 घंटे ही कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिला, तो आप अपनी नींद कट करो, वो 1.5 घंटा वहाँ पे करो पूरा। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। आज बात करेंगे, हमारे साथ SDM धर्मशाला मोहित रतन जी हैं। सर के साथ बातचीत करेंगे और सर की यात्रा के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से जो है हिमाचल प्रशासनिक सेवा को जो है सर ने पास किया। बता दें सर 2021 बैच के HS अधिकारी हैं और वर्तमान में धर्मशाला में जो है SDM के पद पर जो है बतौर सेवाएं दे रहे हैं। सर स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी। थैंक यू सो मच। सर 2021 में आपने प्रशासनिक सेवा जो है पास की थी हिमाचल की, कैसी यात्रा रही सर, इसके बारे में बताएं हम। धन्यवाद, आपने मुझे अपने टीवी पे इनवाइट किया। देखिए, यात्रा तो बहुत जैसे सभी एस्पिरेंट्स की रहती है, स्ट्रगल से पूर्ण रहती है। काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी इसमें आपको कई चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, टाइम टेबल स्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं। तो जैसे सभी एस्पिरेंट्स जो सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जो स्ट्रगल्स वो फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, जो इश्यूज़ वो फेस करते हैं, वही सब मेरी जो सक्सेस की जर्नी का भी पार्ट था। बट मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि वो जो मेहनत थी, वो जो टाइम डिवोट किया, जो हम टाइम टेबल के साथ स्ट्रिक्टनेस रखी, अपने साथ थोड़ी सी शक्ति रखी, तो आज उसका सिला मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। सर आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड क्या था, किस स्ट्रीम में आपने पढ़ाई की, और आगे अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन किस में की, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। स्कूलिंग जी, मैं 12वीं जो है मेरी 12th स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चढ़गांव से पढ़ा हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में सब डिवीज़न रोडू में एक जगह है चढ़गांव, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। मेरी 12th वहाँ से हुई है। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है वो NIT हमीरपुर से हुई है। सिविल इंजीनियरिंग का मैं एक ग्रेजुएट हूँ।
ग्रेजुएशन के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी एक फेमस मल्टीनेशनल है इंडिया की, L&T कंस्ट्रक्शन। उसमें मैं बतौर डिज़ाइन एंड ऑपरेशन इंजीनियर्स मैंने 1.5-2 साल तक काम किया है। बॉम्बे में मैं पोस्टेड था। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करूँगा। तो UPSC और HPPSC दोनों की तैयारी मैंने उसके बाद शुरू की थी। तो जनवरी जो था हमारा, जनवरी 2019, ये मेरा टाइम था जब मैंने एक्सप्लिसिटली फुल जो है अपनी जो सिंसियरिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी। जॉब छोड़ के सर आपने पढ़ाई शुरू की? देखिए, जॉब कैंपस प्लेसमेंट जब हुई थी तो उसके बाद एक मेरा पर्सनल एम ये था कि मैं घर वालों पे ज़्यादा प्रेशर ना डालूं। थोड़ा कोचिंग के लिए, बाहर रहने के लिए थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उतना मेरा टारगेट था कि ये जो जॉब मिली है कैंपस प्लेसमेंट से, इससे मैं इतना बैंक बैलेंस मेरा इकट्ठा हो जाए कि 2 या 3 साल मैक्सिमम पॉसिबल टाइम तक मैं घर वालों पे कोई प्रेशर ना डालूं। तो उस उद्देश्य से जॉब की थी। जब वो उद्देश्य पूरा हो गया तो मुझे लगा कि अब ये सही समय है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, सिंसियरली स्टार्ट करने का, फुल डेडिकेशन के साथ तैयार करने का। तो मैंने फिर वो जॉब छोड़ दी। इसके साथ एक रीज़न और था, कहीं ना कहीं L&T जैसी कंपनी में वो काफ़ी वर्क ड्रिवन कंपनी है। वो काफ़ी एफिशिएंसी डिमांड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद जॉब के साथ साथ ना अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो ये भी एक कारण था। तो इन दोनों फैक्टर्स ने के जो मैंने जब सोचा तो मैंने दिसंबर 2020 में मैं जॉब छोड़ती थी। उसके बाद मैं इसमें आ गया था। 2018 में मैंने जॉब छोड़ दी थी और 19 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सर अब ये जानना चाहूँगा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है मोहित रतन जी की? पारिवारिक पृष्ठभूमि एकदम सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे फादर लॉन्ग बैक NJPC में JE अपॉइंट हुए थे और जब वो रिटायर्ड हुए तो वो असिस्टेंट एक्शन थे, कुमार हाउस से हुए थे। मेरे मदर टीचर थे पहले, नाउ शी इज़ विद मी, वो मेरे साथ रहते हैं। और मेरा भाई है वो अभी उसने डॉक्टरी की है MBBS टांडा से, तो अभी वो MD की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा परिवार है, कुछ ऐसा हाई फाई कुछ भी नहीं है। और एक मिडिल क्लास, जो एक जनरल मिडिल क्लास हमारी फैमिलीज होती हैं, वैसे ही मैं भी उसी एक फैमिली से हूँ। सर कोई प्रशासनिक सेवा में था आपसे पहले, अगर आपके परिवार में अगर बात की जाए तो? नहीं, कोई भी, ना हमारे गांव में ना हमारे परिवार में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं था। मेरे फादर थे, वो HPSCB में, जो बिजली बोर्ड जिसे आप कहते हैं, उसमें JE अपॉइंट हुए थे। और वो जैसे ही जो प्रमोशंस के साथ साथ जब रिटायर्ड हुए तो कुमार हाउस में, शिमला में जो हेडक्वार्टर HPSCB का, वहाँ से वो एज असिस्टेंट एक्शन रिटायर हुए थे। सर जब 2021 में अगर बात की जाए, जब रिज़ल्ट आया आपका, और जब रिज़ल्ट आता है तो सामने उसमें लिखा जाता है कि आप पास हैं, और बाकायदा रैंक भी लिखा जाता है हिमाचल सेवा में, तो कि SDM हैं आप, HS हैं आप। जब ये सेवा आप पास हो गए और आपके सामने जो SDM लिखा गया था, उस पल के बारे में थोड़ा बताएं सर। मुझे बहुत, आपने अभी बात की तो एकदम वो मोमेंट याद आ गया। मुझे याद है रात के आई थिंक 10 साढ़े 10 बज रहे थे जब ये रिज़ल्ट आया था। और जब ये रिज़ल्ट आया था तो आई थिंक 20 मार्च थी उस दिन। हाँ, 20 मार्च थी 2021, 20 मार्च। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे रिज़ल्ट आया था। तो पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने बार बार चेक किया, रोल नंबर भी चेक किया, एडमिट कार्ड के साथ चेक किया कि कहीं और तो नहीं है कोई मोहित रतन नाम का कोई। तो बिलीव करना बहुत मुश्किल था। बट मैंने उसी टाइम 10:30 बजे के आसपास ही अपने मॉम डैड को उठाया था और वो बहुत खुश हुए थे। तो मुझे आज भी याद है, मेरे फादर की मन से ऐसी इच्छा थी कि मैं अच्छी सर्विसेज में जाऊं, HS बनूं। तो
उस टाइम वो बहुत खुश हुए थे, उनकी आंखों में पानी भी आ गए थे, और मेरे मदर का बहुत सपोर्ट रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे। वो एक ऐसा पल होता है ना, आप उसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसे वर्ड्स में थोड़ा बयां करना ना काफ़ी टफ होता है। तो बहुत अच्छा था वो वाला मोमेंट। तो जब परीक्षा पास कर लेते हैं तब तो अक्सर जो है ये पल बेहतरीन होता है। हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से प्रयास में आपने परीक्षा पास की थी, और ये जो पढ़ाई वाली जर्नी है सर, ये कैसी रही, कितना चुनौतीपूर्ण होता है प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना? देखिए, एचईएस की अगर बात करें, मेरा ये पहला अटैम्प्ट था। मैंने यूपीएससी के 2 अटैम्प्ट्स दिए थे। अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ क्लियर, बट जब एचईएस का मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारी स्टेजेस क्लियर होती गई, तो मुझे ऐसा लगा कि यही मेरी डेस्टिनी है, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया है अब। और जो आप बात कर रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती हैं, देखिए डिफ़िकल्टीज़ एक तो ये होती है जब आप बड़े होने लगते हैं, आफ्टर जब आप ग्रेजुएशन के बाद जब निकलते हैं ना बाहर, तो सोसाइटी में काफ़ी धारणा होती है कि आप खाली बैठे हैं। खास अगर आप जॉब कर रहे थे और जॉब छोड़ के अगर आप घर में बैठ जाओ, तो काफ़ी ना सोसाइटी की तरफ से भी अब उसे टॉन्ट बोलेंगे या लेसन्स बोलेंगे, वो जो भी है, बट वो काफ़ी एक वो रहता है कि ये कुछ नहीं करता। और मुझे पता है हमारे जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। सोसाइटी जो उन पे ना ऐसे आरोप लगाती है कि ये कुछ नहीं करते, हालांकि मुझे पता है कि जो एस्पिरेंट्स होता है उनके मन में कितनी चीज़ें चली होती हैं, और कितने अनसक्सेसफुल जो प्रयास हैं उनके, वो ऑलरेडी उनके मन में बैठे हैं। एक डर बैठा है कि पता नहीं जब अगला पेपर आएगा तो क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है। बस मैं यही मैं एस्पिरेंट से ना ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सब चीज़ों को ना अपने पे हावी ना होने दें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, देखिए एक ना पढ़ाई का बर्डन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत प्रेशर हो तो उससे एफिशिएंसी आती है, आई बिलीव, बट ये सब चीज़ें ना थोड़ा आपके माइंड को डिफ्लेक्ट कर देती हैं आपकी मेन स्ट्रेटजी और एम से। ठीक है, हमने इसी सोसाइटी में रहना है, और इन्हीं के साथ रहना है। और यकीन मानिए कि जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे, वही लोग जो आपको कुछ कह रहे थे कि आप कुछ नहीं करते हैं, बोझ हैं परिवार पे, वट एवर द थिंग्स, वही लोग खुद आके ना सबको बताएंगे कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ और ये मेरे साथ रहता है, या मैं इसका ये रिश्तेदार हूँ, या वट एवर। तो वेट कीजिए अपनी सक्सेस का। और मेरे हिसाब से ना एक और मैं एस्पिरेंट्स में बात आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से ना ये पहुँचाना चाहूँगा कि जो ये जर्नी है प्रिपरेशन की, इससे हो सकता है कि सक्सेस बहुत कम मिले, सक्सेस रेट बहुत ही कम है इसका, आप जैसे कि जानते हैं, और एस्पिरेंट को ये बात माननी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, एक अच्छा एक ऑलराउंडर इंसान भी बनाने में बहुत हेल्प करती है। मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने 2-2 साल प्रिपरेशन की, उसके बाद उन्हें लगा कि हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, फिर वो प्राइवेट मल्टीनेशनल्स में आज जॉब कर रहे हैं और अच्छी पोजीशंस पे जॉब कर रहे हैं। वो मुझे एक चीज़ बताते हैं कि भले ही हम यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए, बट जो नॉलेज उन्होंने 2 साल में हर फील्ड का, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, इन सब का जो नॉलेज लिया, वो उनको आज उनकी जॉब्स में बहुत बहुत काम आता है। तो मेरे ख्याल से यही एक चीज़ है जो एक्सेप्ट करनी चाहिए सबको, कि क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम है, और आज पेरेंट्स को ये भी मतलब अपने एम्बिशंस को अपने बच्चों पे नहीं डालना चाहिए। ठीक है, हमें ये रिकॉग्नाइज करनी है आज बात कि सक्सेस पाने के, ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के और सारे एवेन्यूज़ हैं। सारे आईएएस एचएएस तो नहीं बन सकते, सारे डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बन सकते। आज सारे हमारे जो ये एवेन्यूज़ हैं, क्योंकि आप अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देखेंगे तो उसमें इन्हीं एवेन्यूज़ को डाइवर्सिफाई करके बताया गया है कि इसमें भी अपना करियर हो सकता है आपका। तो मेरा ये मानना है कि अपने जो ना
जो आपके यूथ का एक बहुत अच्छा टाइम होता है। ठीक है, आप 1 साल 2 साल इन एग्ज़ाम्स के लिए दो, पर एक ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज़्यादा टाइम देना मुझे उतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ठीक नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं उन एस्पिरेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ जिनको तैयारी करते हुए 3-3 4-4 साल हो चुके हैं। उनका एक मन में जो उनकी एम है, मैं तो दुआ करता हूँ कि उनका जो एम्बिशन है लाइफ में वो सक्सेसफुल हो। बट आज जो नीड है हमारे देश की ना, अब आप देखेंगे किसी इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात तो है नहीं कि उसका जो यूथ है, जो पर्टिकुलरली मैं अगर 25 से 34-35 साल वाले बीच की बात करूं, तो किसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है कि उसका जो यूथ है वो एक ही एग्ज़ाम के पीछे पड़ा हुआ है पागलों की तरह, और एक ही एग्ज़ाम के लिए वो अपने ना जो यूथ का सबसे अच्छा टाइम होता है उसमें 6 साल 7 साल वो अपने यूज़ कर रहा है। तो मुझे ये बात ठीक नहीं लगती है, और आई थिंक ये ना आज एस्पिरेंट्स को ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत भी है। बट एनी हाउ इसके बहुत सारे कारण हैं। अब ये एग्ज़ाम ही ऐसे हैं कि इसको क्वालिफाई करके ना आप इतनी वर्टिकल अपलिफ्टमेंट आपको मिल जाती है, तो इसलिए अट्रैक्टिव बहुत हैं ये एग्ज़ाम्स। तो शायद ये कारण होता है कि बहुत जो यूथ है, जो गरीब से आता है, मिडिल क्लास से आता है, वो अपनी लाइफ को चेंज देखना चाहता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बन जाता है, या किसी सब्जी वाले का की बेटी कहीं टॉप कर जाती है, तो इन चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया जाता है कि एक एग्ज़ाम था, उसने पूरे परिवार की वर्टिकल अपलिफ्टमेंट कर दी अगर उस एग्ज़ाम को पास कर लिया जाए। पर ये चलो ये बहुत मतलब ये ऑब्जर्वेशन वाली बातें हैं, ये समझने के लिए भी थोड़ी मैच्योरिटी आने के लिए वक्त लगता है। और एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो होल हार्टेडली करें। आपके 1 या 2 अटैम्प्ट ऐसे होने चाहिए कि आपने अपनी जान लगा दी है उसमें। बाकी अगर आपको ये टाइमली रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि उनको लाइफ में क्या करना है, वो अच्छा एवेन्यू रहता है एज़ कम्पेयर टू कि आप एक ही एग्ज़ाम के पीछे हाथ धो के पड़े हो। सर, मोहित रतन जी कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और सेल्फ स्टडी ली है या कोचिंग ली है, और किस सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट होता है सर वो कौन सा सब्जेक्ट लिया था, क्योंकि आप इंजीनियरिंग पे बैकग्राउंड से थे? देखिए ना, ये एक बहुत बड़ा जो आपने मुझसे चीज़ पूछी है, इसका मैं एक आपको टर्म यूज़ करूँगा, स्ट्रेटजी। हर एस्पिरेंट की ना एक बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रेटजाइज कैसे कर रहा है अपनी प्रिपरेशन को। हो सकता है उसने खुद स्ट्रेटजाइज कर रखा हो, लेकिन उसने उसको नाम स्ट्रेटजी ना दिया हो। आप देखेंगे जो भी टॉपर्स होते हैं, उन सभी टॉपर्स की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि मोहित रतन की जो स्ट्रेटजी है वो एक दूसरे एस्पिरेंट को काम आ सकती है। हो सकता है जो मोहित रतन को चीज़ समझने में 2 घंटे लगते हैं, कोई और बच्चा उसको 15 मिनट में ही कर जाएगा। तो एक स्ट्रेटजी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। मेरा जो यूजुअली रहता था, देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में चलता हूँ, तो मैं कट शॉर्ट करना चाहता था अपनी प्रिपरेशन को। तो मुझे ऐसा फ़ायदेमंद लगा कि कोचिंग लेना वुड बी बेटर, और इन्हीं चीज़ के लिए मैंने अपनी जॉब से कुछ सेविंग भी की थी, तो मैंने कोचिंग ली। उसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, होल हार्टेडली करनी पड़ेगी, और पढ़ाई को अपनी एक दिनचर्या का ना अहम हिस्सा बनाना चाहिए। आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ की वजह से आप ना उस दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नींद आपने जहाँ कॉम्प्रोमाइज़, जो आपने पढ़ाई वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, उसको अपनी नींद के साथ भी सब्स्टिट्यूट करना है। आपने अगर 7 घंटे रखे हैं, एक दिन में 7 घंटे मैंने पढ़ाई ही करनी है, तो अगर आप किन्हीं कारणवश 5.5 घंटे ही कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिला, तो आप अपनी नींद कट करो, वो 1.5 घंटा वहाँ पे करो पूरा, या कोई और चीज़ है। क्योंकि पढ़ाई जब तक आपकी डे का एक सेंट्रल हिस्सा नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि एक होल हार्टेडनेस दे पाना ना अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा टफ होता है। मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स में बोला है, आपके टीवी के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी सख्ती ना अपने साथ करनी पड़ती है।
अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड होंगे ना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बाकियों से ज़्यादा एज पे होंगे प्रिपरेशन करने वालों जो एस्पिरेंट हैं, एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिनकी प्रिपरेशन बहुत हैपजार्ड होती है। तो मैं यूजुअली, मेरा जो मॉर्निंग टाइम रहता था वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए होता था, और मैं 7 से 8 घंटे रोज़ स्टडी करता था। इसके साथ मेरी कुछ और आदतें थी, जैसे मैं संसद टीवी देखता हूँ बहुत। आजकल मैं जॉब की वजह से देख नहीं पाता, उस टाइम बहुत देखता था। उस पे जो आपके डिबेट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। संसद टीवी के मैं देखता था। फिर उस टाइम राज्यसभा टीवी भी आता था, अब तो शायद वो मर्ज हो गया है। तो वो उस पर काफ़ी अच्छे डिबेट्स आते हैं, काफ़ी चीज़ों का उसमें पता लगता है। जो उसी पे न्यूज़ आती हैं उसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों पे, वो काफ़ी रिफाइंड न्यूज़ होती है। अखबार पढ़ने चाहिए, जो एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए। मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स एडिटोरियल को ना याद करने लग जाते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब इंटरव्यू में जाओगे ना, आपकी सेल्फ कितनी वो है वो काफ़ी देखी जाती है, आप खुद सोचने में कितने। एडिटोरियल्स पढ़ने का यही मकसद होता है कि आप एक सेंट्रलाइज्ड आइडिया तो लो किसी टॉपिक पे। क्योंकि मैं न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ने को बोलता हूँ क्योंकि आप उसमें देखेंगे जो एडिटोरियल होते हैं उसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स के ना आर्टिकल्स होते हैं। अब JNU के प्रोफेसर्स हो गए, हमारे जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं उनके एडिटोरियल्स हो गए, कोई नोबेल प्राइज़ जीत रहा है उसका एडिटोरियल हो गया। तो इन सब से ना आपको सेंट्रल आइडिया मिलता है, ताकि आपकी जो सोच है ना एक एडमिनिस्ट्रेटर की तर्ज पे जो होनी चाहिए, बहुत लेफ्टिस्ट नहीं होना है, बहुत राइटिस्ट नहीं होना है, सेंटर में रह के आपने सारी चीज़ों को देखना है ना, ऑब्जेक्टिफाई कर पाएँ, है ना। अपनी सब्जेक्टिविटी से आप अपने फैसलों को ज़्यादा चेंज ना करें। ये सब चीज़ें ना मुझे लगता है कि जब तक आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं आएंगे ना बहुत सारे, वो डेवलप नहीं हो पाती है। और ये चीज़ ना आपको शायद फील हो कि मेरे मेंस में कहीं काम नहीं आ रही है, प्रीलिम्स में काम नहीं आ रही है, लेकिन इंटरव्यू में ये चीज़ बहुत बहुत काम आती है। तो मेरा ये रहता था कि मैं 7 घंटे पढ़ता था, 7-8 घंटे। मैं देखिए, मैं पढ़ाई पे 7-8 घंटे तो देता था, मेरा जो मेजर चंक है और 3 घंटे से ज़्यादा वो मैं लिखने में व्यतीत करता था। मैंने देखा है कि मेंस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स ना ज़्यादातर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेंस चाहे UPSC का हो चाहे हमारे HPPSC का हो, आपकी नॉलेज से ज़्यादा पेपर ख़त्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपसे अगर 1 या 2 क्वेश्चन छूट गए हैं ना, तो आप ऐसे ही बाहर हो चुके हो रेस से, ये आप मान के चलो, है ना। आपका एक ना आंसर राइटिंग की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका पेन रुकना नहीं चाहिए उन 3 घंटों के लिए। और ये प्रैक्टिस तभी बनती है जब आप हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे इसकी। मैं आज कभी कभी एस्पिरेंट्स को कहता हूँ कि मैं बहुत लिखा करता था, मैं हर दिन 3-3 घंटे से ज़्यादा लिखा। वो बिलीव नहीं करते हैं इस बात को। इट इज़ वेरी ट्रू कि मैं हर रोज़ 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करता था। मुझे उन सब चीज़ों से ना बहुत छोटी छोटी अपनी चीज़ें लगी पता। आपको ना लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद आप अपने में चेंज करोगे कि अगर कोई टॉपिक आपको जिसके बारे में अच्छे से आता है, वो आया ही 2 नंबर का है, आपने लिखना ही उसमें 2 मार्क्स का है। कोई टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से नहीं आते हैं लेकिन वो 20 नंबर का आया है, तो आपकी राइटिंग स्किल्स ही आपको हेल्प करेंगे उसमें कि कैसे आप उसमें ज़्यादा लिख सकते हो। और ये चीज़ लिखने से आती है, लिखने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, है ना। आप जब लिखेंगे आपको खुद पता लगेगा कि मुझे फाइनल्स में कौन से पेन से लिखना है, कौन सा मेरे लिए पेन सबसे अच्छा है, मुझे कहाँ पे दर्द हो जाती है ज़्यादा लिख के, है ना, मेरी कहाँ पे वो लग जाती है, इंक लग जाती है। तो ये मैं पर्सनल ओपिनियन है मेरा। वैसे बहुत से आपको ऐसे भी मिलेंगे जो नहीं करते हैं लिखने की प्रैक्टिस, लेकिन आज वो सक्सेसफुल हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, डेफिनेटली ठीक है, आपको नॉलेज 50% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी अच्छे से काम करना है आपने। शुक्रिया सर बातचीत की, और आपने बहुत ही विस्तृत रूप से जो है जानकारी साझा की। थैंक यू सो मच।
आपने मुझे मौका दिया ये बताने का, क्योंकि हम 21 बैच का हूँ मैं, तो अब मुझे हिप्पा से पास आउट हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग है ये एज SDM धर्मशाला। तो यहाँ भी मैं काफ़ी एस्पिरेंट्स को देखता हूँ, तो मैं बस यही मैसेज उनको दूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, एवेन्यूज़ देखें, आज का ट्रेंड देखें, कहाँ पे सक्सेस ज़्यादा मिलती है। एक ट्रेडिशनल ना भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, है ना। अपने एवेन्यूज़ आप एक्सपैंड करेंगे तो अपने आप पता लगेगा कि लाइफ में क्या अच्छी है, क्या अच्छा है, और हैप्पी रहें, ये ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ मोहित रतन थे, 2021 बैच के हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। धर्मशाला में बतौर SDM जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर ने विस्तृत रूप से जो है जानकारी साझा की है अपनी समझ लीजिएगा HS अधिकारी बनने की। सर ने IAS की भी जो है अगर बात की जाए तैयारी की, लेकिन सर ने ये स्पष्ट किया कि जिस तरफ जो है जब HS का हो गया तो उसके बाद इन्होंने आगे प्रयास नहीं किया और यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सर ने एक बहुत ही बेहतरीन संदेश दिया है। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव टाइम्स TV के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।